द सेकेंड पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? फर्स्ट वीबीटी। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में उसने कहा कि जितने भी नंबर ऑफ मेटल लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, ये कितने मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, ये डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द मेटल, एंड दिस नंबर ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द मेटल दे वर नोन एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड थिंग, उसने कहा कि जितने भी मेटल्स हैं जब लिगेंड्स के साथ कर रहे हैं इन्फ्लुएंस, लिगेंड उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है और लिगेंड डिसाइड करेगा कि वो मेटल कौन सा ऑर्बिटल यूज करे बॉन्डिंग के लिए, N-1D, NS, NP या फिर ND, which one it will use for hybridization, that will be decided by the ligand. Next, जो empty hybrid orbitals हैं, ठीक है, वो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है मेटल के, दे विल ओवरलैप विद द फील्ड ओवरलैप ऑफ द लिगेंड्स के जिसमें कि लोन पेयर है उनके साथ ओवरलैप करेंगे, एंड देन द मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल बी फॉर्म. Last one, the inner orbital complex or outer orbital complex is formed depending on whether it is using N-1D orbital or it is using the ND orbital. अभी नहीं समझ में आ रहा? एक सेकंड रुको, अभी एग्जांपल लेते हैं, सब कुछ क्लियर होगा. ठीक है, देखो, व्हेन आई एम सेइंग दैट D2sp3, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ये N-1D है, ये NS का S है, ये NP का है. यानी सपोज करो ये मेरा फोर्थ शेल का S है, ये मेरा फोर्थ शेल का P है. ठीक है, लेकिन ये मेरा थर्ड शेल का D है. यहाँ पे ये सब N लेवल के हैं, N लेवल के, यानी ये 4s है, ये भी 4p है और ये भी 4d है. करेक्ट? So if I'm using the inner orbital complex, यानी ये मैंने अंदर नीचे वाला 3D ले रखा है, then I will call it as an inner orbital complex. The inner orbital complex is also known as low spin complex or spin paired complex, while that of the sp3d2 is known as outer orbital complex, क्योंकि बाहर वाला d orbital यूज कर रहे हैं. This is also known as high spin complex or spin free complex. ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम यूज हो सकते हैं. लास्ट है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे पेयर्ड होंगे तो वो मेरा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा, अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा. These were the some assumptions इसके बीबीटी के. ठीक है, अब अगर नंबर उसने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो सकता है या फिर dsp2 हो सकता है. अगर sp3 है तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अगर वो dsp2 है तो स्क्वायर प्लानर बनाएगा. यहाँ पे ये हम बाद में पढ़ेंगे लिमिटेशन में कि इसको वो क्लियर कट नहीं बोल सका था कि कौन सा dsp2 बनाएगा या sp3 बनाएगा. ठीक है, 5 है तो ऑब्वियसली है, देन इट विल बी sp3d, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. इफ इट इज 6, then either it will form d2sp3 or sp3d2, depending on whether it is using the inner orbital complex or outer, यानी वो 3d यूज कर रहा है या 4d यूज कर रहा है, but the shape will be same and the shape will be octahedral. ठीक है, now let's take an example. अब ये देखो, ये क्या है? ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट, राइट? यहाँ पे 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, तो यानी इसका क्या निकाल दो? इसका सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 3 2 6 6 और ये गया तो ये हो गया +3, राइट? पहले भी मैंने आपको बोला था ये जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन विल गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. तो ये कोबाल्ट का आ गया. CO कितना होता है? CO 27, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा 4s2 3d7 +3, तो यहाँ से निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से निकाल दो 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? यानी ये हो गया d6 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ऑलवेज फॉलो द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ये 0 है, ये 0 है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ये मेरी ग्राउंड स्टेट है. अब मेरा लिगेंड ने अटैक किया, लिगेंड मेरा ऑक्सीलेट था, ऑक्सीलेट को, हाँ, दिस इज द अनदर लिमिटेशन ऑफ द बीबीटी. ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन वेदर द लिगेंड इज अ स्ट्रांग लिगेंड और अ वीक लिगेंड. उसने सिर्फ हमें बोल दिया क्या कि ऑक्सीलेटर जो है स्ट्रांग लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है तो वो बैक पेयरिंग करने के लिए कैपेबल है. तो क्या हो जाएगी? बैक पेयरिंग हो जाएगी. अगर बैक पेयरिंग हो गई तो ये देखो, ये बैक पेयर हो गया, ये बैक पेयर हो गया, ये क्या हो गया? फ्री हो गया, राइट? अब वो हाइब्रिडाइज करेगा. कितने चाहिए? कितने हमें चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए, ऑक्सीलेटो के लिए 6 प्लेस चाहिए. तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी ये तो मेरे जो फील्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो वहीं पे रह गए, और जितने भी खाली थे जो कि हमें चाहिए थे वो हमने यूज कर लिए. यानी ये 3d के हैं 2, ये s का है और ये 3 p के हैं. तो क्या बन गया मेरा? d2sp3, दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट? यहाँ पे देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिख रहा है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें पेयर्ड दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर. तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर बता रहा है, वो हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से शेप बता रहा है, शेप यू विल से दैट दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल इन शेप. ओके, नाउ कम टू एन अनदर एग्जांपल. अब यहाँ पे अगेन आई एम टेकिंग दैट ऑफ द कोबाल्ट, लेकिन इस बार मेरा कॉम्प्लेक्स है COF6, यानी हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट. अब ये जो है इसमें फिर से हम देखेंगे तो कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, राइट? यानी फिर से हम बोलेंगे 4s0 3d कितना? 6. चलो तो फिर 1 2 3 4 4 5 6. अब की बार किसने अटैक कर रहा है? फ्लोराइड आयन अटैक कर रहा है. फ्लोराइड जो लिगेंड है उसको उसने कहा दिस इज अ वीक लिगेंड. वीक लिगेंड, जो वीक लिगेंड होगा उसके पास एनर्जी नहीं होगी कि वो बैक पेयरिंग करा सके. सो देयर विल बी नो बैक पेयरिंग, कोई इलेक्ट्रॉन की बैक पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहेंगे, जो जहां पे है वो वहीं पे रहेगा. अब हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि भैया जो जहां पे है वहीं पे रहेगा, तो अब मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है. क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है तो मैंने क्या किया? 4 का d भी ले लिया, और 4 के d में से 2 ऑर्बिटल ले लिए. तो देखो 1 2 3 4 5 6.
ठीक है, तो यानी ये S का है, ये 3 मेरे P के हैं, ये 2 मेरे D के हैं, ये मेरे 3 D के अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, तो यानी ये क्या बन गया, दिस वन विल बिकम sp3d2, sp3d2 है, तो ये कैसा हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, शेप कैसा होगा, शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, तो यहाँ पे तुम्हें देख रहे हो क्या, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दिस विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, क्लियर है। So now let's come to that of the limitations. Limitations इसमें क्या थे, a number of assumptions थे, it doesn't distinguish between the weak and the strong ligand, it doesn't explain the color complex का color के बारे में तो उसने बात ही नहीं करी, ठीक है, magnetic behavior no doubt बिल्कुल सही बता रहा था, and it doesn't make an exact prediction regarding the tetrahedral and the square planar. जब आप और examples, बहुत सारे examples करेंगे, then you will realize that many times the weak ligand is also forming the tetrahedral, and why instead of forming the square planar it is forming the tetrahedral, it was unable to explain, ठीक है। Okay, now let's come to that of the another theory which is known as crystal field theory. Crystal field theory no doubt काफी बेटर थी, इसमें हमें कलर वगैरह के बारे में भी पता लग रहा है। यहाँ पे ये बोलता है कि मेटल और लाइगेंड्स जो हैं, they are purely electrostatic, जो बॉन्ड है इनके बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। उसने क्या बोला, उसने CFT में उसने बोला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि ऑल द 5 d ऑर्बिटल्स, जो मेरे 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, जब मैं गैसियस एटम में हूं तो उन सबकी सेम एनर्जी है, लेकिन एज सून एज दे विल कम इन कांटेक्ट विद दैट ऑफ द लिगैंड, तो वो जो मेरा d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें, 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, वन इज T2g एंड अनदर इज EG, 2 सेट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूंगी तो EG विल कम कहां, in front of their ligand which is attacking, so the axis will be same and due to which there will be great repulsion, और उस repulsion की वजह से उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, किसकी, EG सेट की। while in the case of the tetrahedral, जब हम tetrahedral की बात करेंगे तो tetrahedral के केस में जो है T2g set will come in contact with that of the in front of the axis of the ligand which is attacking, and due to which that energy of T2g set will be become high, ठीक है। यानी अब लास्ट वन क्या है, जो मेरा स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है d ऑर्बिटल की, नो डाउट इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगैंड, दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और स्प्लिट होने की वजह से उनके बीच में क्या हो जाएगा, वो जो 2 सेट है मेरे, उन दोनों सेट के बीच में डिफरेंस हो जाएगा एनर्जी में, एंड द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द 2 सेट्स इज नोन एज CFSE। तो ये CFSE मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं डेल O लिखूंगी अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं डेल T लिखूंगी अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। Now let's see. First we will see the octahedral complex. Octahedral complex में पहले तुम्हें दिख रहा है ये 5d ऑर्बिटल मेरे degenerate है, degenerate यानी having the same energy, इन सबकी सेम एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ पे ligand आया, ligand जैसे अटैक कर रहा है तो यहाँ पे क्योंकि octahedral complex है, और मैंने तुम्हें कहा था in octahedral complex EG जो है that will come in front of the axis of ligands, so the energy will get raised। तो इसकी एनर्जी देख रहे हो तुम, ये इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी मींस ये देखो यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ तो ये 3/5 टाइम्स बढ़ गई। ये डेल नॉट क्या है, डेल नॉट जो है CFSE है, CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो 2 सेट हैं तुम्हारे EG और T2g, इन दोनों सेट के बीच की एनर्जी, व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन EG एंड T2g, दैट इज नोन एज डेल नॉट। अब ये इतने से बढ़ गई, ठीक है, और वो जो थी कौन, T2g ऑर्बिटल जो है वो 2/5 डेल नॉट से घट गया, डिक्रीज हो गया, सो द एनर्जी ऑफ द EG इज रेज्ड बाय द 3/5, एनर्जी ऑफ द T2g डिक्रीजेस बाय 2/5। तो अब ये मेरे क्या हो गया, dxy dxz dyz एंड द x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, दे आर बिकमिंग लाइक दिस। अब क्या होता है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कैसे करूं, इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करूं, ये मेरा जो d ऑर्बिटल मैंने अभी तुम्हें बताया कि डिवाइड हो चुके हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन की देखो मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटी है, कौन सी 2 प्रोबेबिलिटी है, पहला है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, नो डाउट ये तो होगा क्योंकि लोअर एनर्जी में मोर स्टेबिलिटी, तब इलेक्ट्रॉन विल गो लाइक दिस। अब फोर्थ में मेरे पास क्या है, फोर्थ में आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, फोर्थ में इसको फिल अप करूं या ऊपर भेजूं, क्या करूं मैं। अब आएगा हमारा किसका रोल, द रोल ऑफ द पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब ये जो पेयरिंग एनर्जी है, जब मैं पेयर कर रही हूँ तो पेयरिंग एनर्जी है, और इन दोनों के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी। अब मैं क्या करूंगी, आई विल कंपेयर दीस टू, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, किसको, पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी को, जो भी ज्यादा होगी, लेट्स से मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तुम्हें पता है ज्यादा मींस अनस्टेबल, अनस्टेबल मींस इलेक्ट्रॉन विल नॉट प्रेफर टू गो देयर, पेयरिंग एनर्जी कम है यानी वो पेयर अप होना चाहेगा, राइट, क्योंकि लो एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, सो इट विल बी लाइक दिस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया हमारा, दिस वन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन pairing will takes place, that is fourth electron, fifth electron, sixth electron, then seventh electron, eighth electron, then ninth electron and 10th electron, got it, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर देती हूँ, चलो रिवर्स मींस अब मैं कह रही हूँ कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी से। अगर ऐसा हुआ पेयरिंग एनर्जी मेरी ज्यादा हो गई तो अब वो पेयर अप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, इट विल नॉट ट्राई टू पेयर अप, क्योंकि एनर्जी हाई हो चुकी है। उसके केस में क्या होगा, उसके केस में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे मेरे, नो डाउट इट विल बी 1, इट विल बी 2, इट विल बी 3 एंड देन नो पेयरिंग, सॉरी वी विल गो on the higher side, that is 4, 5, first half fill, and then pairing will take place, that is 6, then 7, then 8th electron, then 9th electron and then 10th electron, got it, समझ में आ गया,
फिर से बात कर रही हूँ मैं, अगर मेरी पेयरिंग एनर्जी कम है तो क्या होगा, तो पेयर अप होगा। ओके, अगर मेरी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगा। स्प्लिटिंग जो हुई थी मेरी, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, ये 2 और ये 3 में हुई थी, राइट? 2 बार अलग अलग दिखा रहे हैं हम आपको, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, ये 2 ये 3, इसमें पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, तो पेयर अप होगा। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, देन सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, देन सेवंथ इलेक्ट्रॉन, देन एट्थ इलेक्ट्रॉन, देन नाइन्थ इलेक्ट्रॉन, देन टेंथ इलेक्ट्रॉन। इसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग नहीं होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, नाउ इट विल बी सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवंथ इलेक्ट्रॉन, एट्थ इलेक्ट्रॉन, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन एंड टेंथ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? होप सो इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, ये चलो एक एग्जांपल भी करते हैं। अब मैं बोल रही हूँ मेरे पास, सपोज करो मेरे पास डी पे 6 इलेक्ट्रॉन है और मैं कहती हूँ स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, एंड नाउ आई एम आस्किंग यू टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डी 6 इलेक्ट्रॉन्स है और पेयरिंग एनर्जी कम है, इट मींस अभी तक तुम्हें क्लियर हो चुका है, पेयर अप होगा, पेयर अप होगा। सो यानी 1 2 3 4 5 6 खत्म। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम क्या लिखोगे, यू विल राइट T2G6 EG0, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, गॉट इट, क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल के केस में अगर हम देखें, तो टेट्राहेड्रल के केस में हम देखते हैं कि ये जो मेरे डीजेनरेट 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, अगेन लिगेंड्स जब आया, लिगेंड के आने पे उसके एक्सिस पे इसमें रिपल्शन हुआ, बट दिस टाइम द T2G विल गेट रेज इन द एनर्जी, क्योंकि उसकी एनर्जी ऊपर हो चुकी है। तो कितनी एनर्जी ऊपर हुई, 2/5 से ऊपर हुई। कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई Eg की, 3/5 से हुई। ओवरऑल जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस विल बी नोन एज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट? यानी ये जो dx² - y² एंड dz² नीचे चले गए, xy xz एंड yz ऊपर चले गए। अब अब अगेन द बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी सेम। ये दिस इज द डिफरेंस, स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टेट्राहेड्रल एंड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल, हाउ दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। सो टेट्राहेड्रल की जो होती है, दैट इज 4/9 टाइम्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। अब वापस से अगर मैं बोलूं, मैं अगेन आई एम सेइंग दैट d6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ओके, एग्जांपल बाद में लेते हैं, पहले वापस से चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G ऊपर था, Eg नीचे था, राइट? अब मैं पहली कंडीशन बोल रही हूँ, जबकि आपकी बार T लिखेंगे। स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी कम है तो बताओ फटाफट, पेयर अप होगा कि नहीं होगा? यस, इट विल पेयर अप। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, then third electron, then fourth electron, then fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and tenth, right? अब बात करते हैं दूसरे वाले की, यानी पेयरिंग एनर्जी एकदम से सडनली हाई हो गई और स्प्लिटिंग एनर्जी मेरी कम हो गई। क्या पेयर होगा? No, very good. So it will be 1 2, then it will go 3 4 5, then pairing 6 7 8 9 10. Got it? Very good. तो अब एक फिर से एग्जांपल, अगेन D6। चलो फिर D6 बोलते हैं, और इस बार मैं बोलती हूँ कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है इंस्टेड ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एंड दिस टाइम आई एम सेइंग दैट टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इज अगेन ग्रेटर देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी। ओहो, पेयरिंग एनर्जी फिर से लो रह गई, तो पेयर अप होगा। चलो तो फिर ये क्या हुआ, ये देखो टेट्राहेड्रल T2G ऊपर, Eg नीचे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2, पेयर अप होगा। हाँ, 3 4 5 6। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी Eg4 T2G2। ठीक है, ये T2G में 2 इलेक्ट्रॉन आए, जबकि Eg में 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। होप सो दिस वन इज क्लियर टू यू। अब इसका मेन चीज क्या थी, ये हमें बता पाया कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, व्हाई दे आर कलर्ड, और कौन कैसा कलर होगा वो भी बता पाया। क्यों बता पाया? क्योंकि इसने जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे, मेरे डी ऑर्बिटल्स, जो डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स था, उनको उसने स्प्लिट किया, 2 सेट जब बनाए उसने, चाहे मेरा T2G ऊपर है Eg नीचे है, चाहे मैं कहूं T2G नीचे है Eg ऊपर है, मींस इधर आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। द ओनली थिंग इज दैट देयर विल बी डिफरेंस इन द एनर्जी। ये एनर्जी में क्या था, इन एनर्जी में डिफरेंस था, क्योंकि ये एनर्जी में जो डिफरेंस था, चाहे मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं और चाहे मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस था, इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते थे या डी एक्साइटेड होते थे, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दे आर एब्सॉर्बिंग और रिलीजिंग, एंड वी हैव टू चेक द वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट, एंड देन वी कैन से दैट वो पर्टिकुलर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ। अब याद है तुमने बचपन में पढ़ा था यानी 9th 10th में, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कैसा होता था? ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता था। जब आप हीट करते थे तो ये कॉपर सल्फेट रह जाता था, पानी उड़ जाता था, और ये कैसा हो जाता था? कलरलेस या व्हाइट कलर हो जाता था, राइट? अभी समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये जो 5 थे, ये 5 इस मेटल के क्या थे? लाइगेंड्स थे, और क्योंकि अब लाइगेंड ही नहीं रहा, तो मेटल जो है वो क्या होगा? इसका डी ऑर्बिटल इसका डीजेनरेट ही रहेगा, इसका डी ऑर्बिटल जो है वो ब्रेकअप नहीं होगा। किसमें? स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल विल नॉट टेक्स प्लेस। जब स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल नहीं होगी तो क्या होगा? तो CF ऐसी नहीं होगी, यानी क्रिस्टल फ्री डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, यानी डेल नॉट या डेल टी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई नो कलर।
क्लियर है? पक्का? ठीक है, चलो फटाफट से लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस मेरी है कि क्योंकि इसमें लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस माना गया, तो स्प्लिटिंग जो होती है वो ज्यादा होनी चाहिए थी एनाइंस की, बट ऐसा नहीं देखा गया। स्प्लिट जो हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल था उस सीरीज में हमने एनाइंस को नीचे की तरफ लोअर साइड में पाया। सेकंड जो प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर को, मेटल लिगेंड के बॉन्ड्स के जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं उनको कहीं पे भी अकाउंट में नहीं लिया गया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि इट हैज initially I told you that it is purely electrostatic in nature, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं लिया गया। These were the two limitations of the crystal field theory, ठीक है। अब जो है they are known as organometallic compounds, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक एंड मेटेलिक, दैट इज organometallic compounds। इनमें हमारा जो ट्रांजिशन मेटल है मेनली, वो ट्रांजिशन मेटल किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। सो कार्बन मोनोऑक्साइड दे आर ट्रीटिंग एज अ लिगेंड, वो लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं और ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। शेप हमें देख के पता लग जाएगी, यानी 4 है, 5 है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो गया, 4 है तो टेट्राहेड्रल हो गया, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। अब लेकिन ये जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं इनकी एक स्पेशलिटी है कि दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स हैं। मींस हम अगर ये जो हमारा जो एयर इनहेल करते हैं उसमें अगर एयर इनहेल करने में ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आवर हीमोग्लोबिन विल प्रेफर टू फॉर्म अ बॉन्ड विद दैट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई जनरली पीपल डाई ड्यू टू दैट ऑफ द सफोकेशन, ठीक है, जब धुआं बहुत ज्यादा होता है। तो ये इतना स्टेबल क्यों है? द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द सिनर्जिक इफेक्ट। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जिक इफेक्ट? ये सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है? सिंपल वे में तुम जब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करोगे तो देखो कार्बन के हमारे चारों तरफ कितने हैं? चारों तरफ हमारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब होना क्या है कि यहाँ पे एक जो है वो तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर तुम ध्यान से देखो तो 6 + 2 8 कंप्लीट हो चुकी है। नाउ कार्बन की देखो कितनी हुई? 4 + 2 दैट इज 6 हुई है। तो कार्बन क्या करेगा? ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इस एक लोन पेयर को देते हुए एक और बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी 8, लेकिन नाउ इट हैज अ एक्स्ट्रा लोन पेयर, ये एक एक्स्ट्रा लोन पेयर इसके पास आ चुका है, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हैविंग अ लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एज वेल एज ऑन द कार्बन। नाउ दिस लोन पेयर, बाय यूजिंग दिस लोन पेयर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उसके पास जो लोन पेयर है, बाय डोनेटिंग दैट लोन पेयर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, दे आर फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, ये जो हमारा क्या है? लोन पेयर है, किसके पास है? कार्बन के पास। कौन सा कार्बन? कार्बोनाइल का कार्बन। दिस lone pair, it is donating to that of the metal vacant d orbital of the metal and forming a sigma bond. At the same time, उसी समय क्या हो रहा है? At the same time, the filled d orbital of the metal is giving its electron and forming a pi bond with the carbonyl carbon, and it is giving the electron to the vacant anti-bonding pi molecular orbital of the carbon. तो इसने भी हाथ उसका पकड़ा और उसने भी इसका हाथ पकड़ा, तो बॉन्डिंग कैसी हो गई? स्ट्रॉन्ग हो गई। दिस बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग, एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस सिनर्जिक बॉन्डिंग द मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको हम जनरली किससे डिनोट करेंगे? बीटा एन से डिनोट करेंगे। मेटल है एंड नंबर ऑफ द लिगेंड्स दे आर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स, तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स किसका होगा? पूरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना डिवाइडेड बाय मेटल एंड द नंबर ऑफ द लिगेंड्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप। ये तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th में भी पढ़ा था, राइट। सो मेटल प्लस लिगेंड, पहले मेटल लिगेंड बना तो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो गया? उसका ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ m into l, राइट। ml में l फिर से मिलेगा तो ml2, so the stability constant will be ml2 divided by ml into l. Like this it will go on, and if we will multiply all the stepwise stability constant, तो ये क्या हो जाएंगे? ये बेसिक जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये सारे कैंसिल होते जाएंगे और हमारे पास जो अल्टीमेटली आएगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा? ml n divided by m into l raised to the power n, or I can say that stability constant will be the product of all the constant in each step. और अगर मैं instability constant की बात करूंगी तो तुम सिंपल वे में बोल देना 1 by बीटा, यानी इनवर्स ऑफ द स्टेबिलिटी इज द इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी फैक्टर, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस स्टेबिलिटी को वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं? तो फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द सेंट्रल एटम। जो मेरा सेंट्रल एटम है उसमें जितना ज्यादा चार्ज बाय रेडियस रेशियो होगा वो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। सेकंड विल बी द नेचर ऑफ द लिगेंड। जितना ज्यादा मेरा लिगेंड बेसिक होगा वो फटाफट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल आयन को और मेरा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। थर्ड वन इज द चिलेशन। मोर द चिलेट, जितना ज्यादा चिलेट होगा नो डाउट द स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि डोनर बढ़ता जाएगा। नाउ लास्ट खत्म। क्या? लास्ट इज द यूजर एंड एप्लीकेशन, बट इसको हल्के में मत लेना। many times some questions they are asked in this from this application. So पहला एप्लीकेशन है हमारा मेटलर्जी सेपरेशन। मेटलर्जी सेपरेशन हमारा मेटलिक चैप्टर अब कर चुका है, लेकिन मेटलर्जी सेपरेशन में अगर हमें गोल्ड को सेपरेट आउट करना होता है तो ये गोल्ड को हम पहले KCN के साथ गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये जो हमारा और डायसाइनिडो और कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हम जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं। जिंक जो है वो गोल्ड को फिर से डिस्प्लेस कर देगा, और फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है?
भैया दिस वन इज द इम्प्योर गोल्ड एंड दिस वन इज द प्योर गोल्ड, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, पहले यहाँ पे गोल्ड के साथ और भी बहुत सारी चीजें थी, उन लोगों ने नहीं सिर्फ गोल्ड ने इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स बना के बाहर निकल गया, फिर हमने इसको जिंक के साथ ट्रीट कराया, सो दैट जिंक ने गोल्ड को डिस्प्लेस कर दिया। नाउ वी हैव गोल्ड एंड ओनली गोल्ड, दैट इज द प्योर गोल्ड। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज द एनालिटिकल। एनालिटिकल में आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आ जाते हैं, राइट? इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एग्जांपल हमारा है कि कॉपर को अगर मैं अमोनिया के साथ करूंगी तो कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स डीप ब्लू कलर का बनता है, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर इन द सॉल्यूशन। ये टेस्ट आप कहाँ पे कर रहे हो? ये सॉल्ट एनालिसिस में अगर तुमने लैब में करते हो तो वहां पे क्लियर तुम्हें ये कलर बड़े क्लियरली देखने को मिलेंगे। इसी तरह से निकल डाई जो NiCl2 का सॉल्ट है, अगर तुम्हें दिया हुआ तुम्हारे टीचर ने, तो उसको तुम DMG इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस करते हो तो बहुत सुंदर रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, NiDMG होल ट्वाइस, राइट? इसके बाद मेडिसिन में दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसी तरह से लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए हमारा कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स है, ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट हाँ बायोलॉजिकल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लोरोफिल है हमारा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, हैविंग मेटल एज मैग्नीशियम एज अ मेटल, हीमोग्लोबिन इज आल्सो कॉम्प्लेक्स हैविंग आयरन एज अ मेटल, एंड विटामिन B12 इज आल्सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैविंग कोबाल्ट एज अ मेटल। ये लास्ट वन विल्किंसंस, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट इन द सेंस आई एम गिविंग यू ओनली दोस which are asked many times in that of the एग्जाम्स। सो विल्किंसंस कैटलिस्ट जो है वो रोडियम कैटलिस्ट है, रोडियम यानी रोडियम कॉम्प्लेक्स है, रोडियम मेटल का एक कॉम्प्लेक्स है। PH3 P3RHCl, ये किसके लिए यूज होता है? फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ द एल्कीन्स। सिमिलरली आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पढ़ी थी, AgBr, तो वो AgBr जो है वो थायोसल्फेट के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgS2O3 होल ट्वाइस विद 3 नेगेटिव ऑफ चार्ज। इसी तरह से आपने 11th में पढ़ा था हार्डनेस ऑफ द वाटर के लिए आप EDTA कॉम्प्लेक्स यूज करते थे, जिसमें कि सोडियम आयंस जो है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम, क्योंकि द हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयंस, राइट? तो वो जो सोडियम था आपका, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, सो इट विल डिस्प्लेस दैट ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम, तो Na2EDTA, दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द हार्डनेस ऑफ द वाटर एंड टू रिमूव इट, ठीक है, फाइन। तो इसी के साथ क्या हो गया, हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चंस, राइट? और फिर आगे देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है। सो कीप स्माइलिंग, लव यू, बाय।